जिंदगी को जब बदलना होता है तो बस एक पल की ज़रूरत होती है और ये पल जो कि हर वक्त का सबसे छोटा हिस्सा होता है, इस पल के आगे काफ़ी लंबा होता है। सतबीर भी इसी पल की तलाश में था जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दे और जिसकी खातिर नौकरी के सिलसिले में उसने हजारों इंटरव्यू दिए थे, लेकिन कोई भी नौकरी में तब्दील ना हो सका। तकरीबन 3 साल गुजर चुके थे जब पढ़ाई पूरी करके कॉलेज के बाद सतबीर ने नौकरी की जद्दोजहद शुरू की थी। अब तो उम्मीद थी उससे अपना दामन छुड़ा रही थी अब तो उम्मीद भी उससे अपना दामन छुड़ा रही थी। हालांकि एक आखिरी इंटरव्यू का बुलावा सपनों के शहर मुंबई से उसके हाथ में था, जिसकी खातिर सतबीर एक रात पहले ही कई मील का सफ़र तय करके पहुंचा था और एक सस्ते से सराय में ठहरा हुआ था। अगली सुबह ठंडे पानी से नहाकर तैयार होकर एक फाइल को हाथ में लेकर निकला, जिसमें कुछ दस्तावेज थे जो दुनिया की नज़रों में उसके लायक और पढ़े लिखे होने का सबूत थे। चलते चलते उसने अपना बटुआ निकाला। उसमें 2 10 रुपए के नोट थे, एक माँ बाप की तस्वीर और एक उस रब की जिसमें वो यकीन रखता था। बहरहाल रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले उसने अपने रब की तस्वीर को किसी कूड़े के टोकरे के हवाले कर खुद को काफिर मुस्तहिर कर दिया था। स्टेशन पहुंचकर 10 10 के नोट से उसने तयशुदा जगह पर जाने और लौटने के टिकट खरीदी। कुछ पैदल पुल चढ़ने और उतरने के बाद गाड़ी पकड़ने के लिए वो सही प्लेटफॉर्म पर हाजिर हुआ। इसी दौरान सतबीर ने लोगों को तेजी से चलते भागते बिना माफ़ी मांगे धक्का देकर निकलते देखा। उसके लिए ये दुनिया का वो हिस्सा था जहां ज़िंदगी जीने की बजाय ज़िंदगी को गुजरना ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लेटफॉर्म पर हर जानिब लोगों के हुजूम थे, जिनके हाथों में अखबार, कंधों पर बैग और निगाहों में बेचैनी, जिसे वो छत पर टंगी घड़ी की जानिब उछाल रहे थे, इस फिराक में कि वो झूल कर उसकी सुइयों पर वक्त की मियाद को कम कर देगी। इन सब के बीच एक खटखट की आवाज़ सतबीर को परेशान कर रही थी। उसने पलट कर देखा तो मालूम हुआ कि प्लेटफॉर्म पर बैठे जूते पॉलिश करने वाले मुमकिन ग्राहक की तवज्जो हासिल करने के लिए ब्रश को जूते रखने वाली तख्ती पर ठोक रहे थे। जिनके पास ग्राहक थे वो पूरी शिद्दत से जूते चमका रहे थे। उनकी तेज़ी को देखकर महसूस होता था कि गाड़ी के छूटने की फिक्र मुसाफिर से ज़्यादा उन्हें थी। सतबीर की नज़रों को एक बूढ़े बूट पॉलिशर ने कैद कर लिया था, जो उसकी जानिब देखते हुए खटखट की आवाज़ कर रहा था। इन जूतों के साथ तुम्हें वो नौकरी हासिल नहीं होगी जिसके लिए तुम जा रहे हो, बूढ़े ने सतबीर के निहायत ही बदहाल जूतों की जानिब इशारा करते हुए कहा। बाबा, तुम्हें किसने कहा कि मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ? सतबीर ने ताज्जुब भरी निगाहों से बूढ़े से पूछा। बेटा, 30 बरस से इस प्लेटफॉर्म पर जूते पॉलिश कर रहा हूँ। मैं मुसाफिर की शक्ल देखकर बता सकता हूँ कि वो कौन सा मुकाम हासिल करने निकला है। बूढ़े ने जवाब दिया और काफ़ी इसरार किया कि सतबीर अपने बदहाल जूतों की मरम्मत और पॉलिश दोनों ही करवा ले। इस पर सतबीर उसके पास गया और दबी हुई आवाज़ में बोला, मेरे पास इन जूतों को ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं हैं बाबा। बूढ़े बूट पॉलिशर ने जवाबन कहा, फिक्र की कोई बात नहीं है इसमें, मैंने तुमसे पैसे मांगे ही कहाँ हैं। अगर तुम्हें ये नौकरी मिल जाए तो वापस लौट कर मिठाई के साथ मेरा मेहनताना दे देना, और अगर खुदा न करे कि तुम्हें ये नौकरी नहीं मिलती है तो उदास मत होना। लौट कर फिर आना, मैं तुम्हारे जूते अगली नौकरी के इंटरव्यू के लिए मुफ्त में पॉलिश करके दूंगा, जब तक कि तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती। एक अजनबी की खातिर इतनी दरियादिली क्यों? सतबीर ने हैरान नज़रों से पूछा। ये जहाँ फ़कीरों की फ़कीरी से नहीं, अलबत्ता होशियारों की होशियारी से है। एक सबक दे रहा हूँ तुम्हें जो मैंने ताउम्र
गुजार कर सीखा है। कुछ बनने के लिए पहले उस जैसा दिखना जरूरी होता है और आज के ज़माने में जूते ख्वाहिशमंद इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। यही है जो उन्हें उनकी ख्वाहिशों के पीछे हर वक्त भागते रहते हैं और मुश्किल वक्त में किसी चट्टान की तरह खड़ा भी रखते हैं। यही वजह है कि इंसान की पहचान बावजूद उसकी अच्छी सूरत के उसके जूतों से होती है। आखिरकार सतबीर राजी हो गया। बूढ़े बूट पॉलिशर से जूतों की मरम्मत करवाई और लौट कर जरूर आऊँगा इस वादे के साथ अलविदा कह के रेलगाड़ी पकड़कर मुकाम की सिमत बढ़ गया। बहरहाल जब वो सुबह निकला था तो उम्मीद को ज़िंदगी से जुदा करके निकला था, सोचकर कि नौकरी मिली तो ठीक, वरना डूब कर फना होने के लिए बम्बई के समुद्र की गहराई काफ़ी होगी। जब शाम को नौकरी हासिल करके सतबीर उसी प्लेटफॉर्म पर लौटा तो बूढ़े बूट पॉलिशर को वहाँ ना पाकर मायूस हो गया। हर गोसा तलाशने और कुछ वक्त इंतज़ार करने के बाद वो अपने सस्ते से सराय लौट गया, इस उम्मीद में कि अब कल मुलाकात होगी। अगली सुबह वो फिर उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। आज नौकरी का पहला दिन था। वो भी अपनी बेचैनी उछाल रहा था, कभी छत से लटकी घड़ी के जानिब तो कभी वहाँ बैठे हर बूट पॉलिशर की। वो जगह खाली थी जहाँ वो बूढ़ा था पॉलिशर कल बैठा था। शाम हुई और सतबीर ने खुद को वापस उसी प्लेटफॉर्म पर फिर पाया। वो बूढ़ा वहाँ नहीं था। मुलाकात ना होने की सूरत में सतबीर को खुद पर खींच आ रही थी। उसने फैसला किया कि वो रात उसी प्लेटफॉर्म पर गुजारेगा ताकि सुबह जल्दी मुलाकात मुमकिन हो सके। वो वहीं एक किताबों की दुकान के नीचे सो गया। उठो, ये मेरी दुकान है, किसी भिखारी के सोने की जगह नहीं। चलो जाओ यहाँ से। सुबह जब दुकान के मालिक ने उसे वहाँ सोता पाया, उसने नींद से जगाते हुए कहा, तकलीफ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैं यहाँ बूढ़े बूट पॉलिशर का इंतज़ार कर रहा हूँ जो आपकी दुकान के पास बैठता है। सतबीर ने दुकानदार से कहा, तुमने उस मरे हुए बूढ़े के लिए यहाँ खुले में रात गुजारी है? क्या लगता था वो तुम्हारा? दुकानदार ने जवाबन पूछा। माफ़ कीजिए, क्या आपने कहा मरे हुए? सतबीर ने हैरानियत से दुकानदार की तरफ देखा। हाँ, कल दोपहर के वक्त उसे दौरा पड़ा और किसी की मदद करने से पहले ही वो मर गया था। क्या वो बहुत बीमार थे? बहुत ज़्यादा। कई मर्तबा मैंने उससे पैसे देने की कोशिश की ताकि वो डॉक्टर से अपना इलाज करवा सके, लेकिन उसने हमेशा लेने से इनकार किया। बड़ा ही जिद्दी और खुददार बूढ़ा था। सतबीर की पलकों का झपकना यकायक बंद हो गया था और एक सन्नाटा कानों में गुजरने लगा। उसे सिर्फ उस बूढ़े बूट पॉलिशर का मुस्कुराता चेहरा नजर आ रहा था। उसने अपनी पतलून की बाईं जेब में हाथ डाला और रुपए निकाले जो वो उस बूढ़े को देना चाहता था। उसका मेहनताना जो कि अब सतबीर की रूह पर जिंदगी भर का उतार बनकर चढ़ चुका था। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।